दोस्तों, भले ही आज पैसों के मामले में अंबानी और अडानी का नाम सबसे ऊपर आता हो, लेकिन इंडिया की असली पहचान बताना बिना टाटा और बिरला का नाम लिए पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यह सिर्फ बिजनेस अंपायर्स नहीं है, ये लोगों के इमोशंस हैं। इन्होंने ही आज़ादी के पहले और बाद के भी टूटे बिखरे भारत को अपने कंधों पर संभाला। आज आप देख रहे हैं बिरला फैमिली की कहानी, जिनके दिलों में सिर्फ पैसा नहीं बल्कि देशभक्ति का जुनून भी बहता है। तो आखिर किस तरह से राजस्थान के एक छोटे से व्यापारी ने इतने बड़े अंपायर की नींव रखी, सब कुछ हम बहुत डिटेल में जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिरला ग्रुप की इस कहानी की शुरुआत होती है सेठ शोभाराम से, जो कि राजस्थान के पिलानी में एक छोटे से व्यापारी थे और सिर्फ उतना ही कमा पाते थे जिसमें उनके परिवार का गुजारा हो सके। 1840 में इनके बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया शिवनारायण बिरला। शिवनारायण बचपन से ही बहुत मेहनती थे, इसीलिए काफी कम उम्र में ही वह अपने पिता के साथ काम करने लगे। लेकिन जब शिव ने देखा कि पिता के बिजनेस में उन्हें कोई खास ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी नए काम में हाथ आजमाया जाए। पर कौन सा बिजनेस, यह अब भी उनके लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ था। और तभी उनकी यह खोज कॉटन के बिजनेस पर जाकर रुकी, क्योंकि उस समय बाहरी देशों में इसकी खूब डिमांड हुआ करती थी और ब्रिटिशर्स भी भारत से काफी भारी मात्रा में कच्चा माल खरीद कर एक्सपोर्ट किया करते थे। ऐसे में इस मौके का फायदा उठाने के लिए शिवनारायण बिरला ने भी पिलानी में कॉटन बिजनेस की शुरुआत कर दी। लेकिन फिर उन्हें बहुत जल्द समझ आ गया कि उनके इस बिजनेस आइडिया में एक बहुत बड़ी खामी है। असल में उन्हें कच्चे माल को ऊंट पर लाद कर पिलानी से अहमदाबाद पोर्ट तक ले जाना पड़ता था, जहां उसकी सफाई करके उसे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। अब एक तो इन दोनों लोकेशंस के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा था और दूसरा कई बार ऐसा भी होता था कि कोई सवारी ना मिलने की वजह से उन्हें पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। और फिर इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए उन्होंने सोचा कि कॉटन बिजनेस के साथ साथ उन्हें कोई और भी काम करना चाहिए। इसी बीच उनकी नज़र अफीम के बिजनेस पर पड़ी, क्योंकि उस समय अंग्रेज इंडिया में अफीम की खेती करके इसे चाइना में बहुत महंगे दामों पर बेचते थे। अब शिवनारायण बिरला ने अफीम का व्यापार करने का तो मन बना लिया, लेकिन उन्हें रियलाइज हुआ कि अगर वह ब्रिटिशर्स को इसे बेचते हैं तो फिर ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। इसीलिए उन्होंने कुछ विश्वसनीय लोगों की एक टीम बनाई और अपने माल को सीधे चाइना में एक्सपोर्ट करने का डिसीजन लिया। हालांकि इस बिजनेस में भी उन्हें उसी समस्या का सामना करना पड़ा जो कि उन्होंने कपास के बिजनेस में देखी थी। असल में उनके आसपास कोई पोर्ट नहीं था, जिसकी वजह से अफीम की सप्लाई के लिए उन्हें बार बार मुंबई जाना पड़ता था और यह लॉन्ग जर्नी उनके प्रॉफिट मार्जिन को काफी कम कर देती थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साल 1831 रायण ने अपने पूरे बिजनेस को बॉम्बे में शिफ्ट करने का फैसला किया और फिर जैसा उम्मीद था, यहाँ शिफ्ट होने के बाद से उनके व्यापार ने तेजी पकड़ ली और शिवनारायण ने खूब प्रॉफिट कमाया। इसके कुछ समय बाद उन्होंने बॉम्बे के अंदर ही एक कॉटन ट्रेडिंग हाउस की शुरुआत की, जिसका नाम रखा गया शिवनारायण बलदेव 10 ट्रेडिंग हाउस। अब दोस्तों, शिवनारायण का तो आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन ये बलदेव दास कौन? असल में बलदेव दास शिवनारायण के गोद लिए हुए बेटे थे, जिन्हें उन्होंने अपने वारिस के रूप में अपनाया था। और फिर जब शिवनारायण खुद बूढ़े हो गए, तब 1880 के शुरुआत में उन्होंने अपना सारा बिजनेस बलदेव दास को सौंप दिया और फिर उन्होंने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को काफी अच्छे से निभाते हुए एक 887 एक्स हिंदू कम्युनिटी से, इसके अलावा मुस्लिम और पारसी कम्युनिटी के लिए सेम ऑनर जो दिया जाता था, उसका नाम होता था खान बहादुर। दोस्तों, अब तक बलदेव दास भी बूढ़े हो चुके थे, इसीलिए 1920 में उन्होंने अपना सारा बिजनेस अपने 4 बेटों में बांट दिया और खुद बनारस जाकर आगे की लाइफ धार्मिक कामों में बिताने लगे। इस दौरान उन्होंने कई सारे धर्मशालाएं और मंदिरों का निर्माण कराया, साथ ही बहुत सारे सामाजिक काम भी किए। और फिर इन्हीं सभी कंट्रीब्यूशंस को देखते हुए साल 1925 में
बिहार और उड़ीसा सरकार ने उन्हें राजा का खिताब दिया, जिसके चलते उन्हें राजा बलदेव दास बिरला के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बलदेव दास के 4 बेटे थे, जुगल किशोर बिरला, रामेश्वर दास बिरला, घनश्याम दास बिरला और बृजमोहन बिरला। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि अब तक के फैमिली ट्री में सब कुछ काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जैसे कि शिवनारायण जी ने बलदेव दास जी को गोद लिया और फिर बलदेव दास जी के 4 बेटे हुए। लेकिन अब से अगर हम हर एक बेटे बेटी और उनकी जनरेशन को समझाने लगेंगे ना, तो फिर चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। इसीलिए आगे हम सिर्फ उन लोगों की बात करेंगे जिन्होंने बिरला ग्रुप को सक्सेसफुली आगे बढ़ाने में मेजर रोल प्ले किया है। हमारा मकसद किसी भी फैमिली मेंबर को ठेस ना पहुंचाकर सिर्फ स्टोरी को सिंपल रखना है। अब दोस्तों, बलदेव दास जी के 4 बेटों में घनश्याम दास यानी कि जीडी बिरला और बृज मोहन बिरला ही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहे। इसीलिए सबसे पहले हम जीडी बिरला जी के फैमिली के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर्स को जानने वाले हैं। अब वैसे तो वीडियो में आगे हम यह भी जानेंगे कि कैसे बिरला परिवार के सदस्यों ने अपनी देशभक्ति की सोच और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए अपने एम्पायर को बुलंदियों तक पहुंचाया। घनश्याम दास यानी कि जेडी बिरला जब हाई स्कूल से निकले तो उनके पिता ने उन्हें कोलकाता बुला लिया और बिजनेस के गुण सिखाने लगे। उस टाइम पर कोलकाता दुनिया का सबसे बड़ा जूट प्रोड्यूस एरिया था। जेडी बिरला ने शुरुआत में वहां जूट ब्रोकर के रूप में काम किया, लेकिन 1919 में उन्होंने अपने फैमिली के ट्रेडिशनल बिजनेस को छोड़ने का एक बड़ा फैसला लिया और फिर बिरला जूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड की शुरुआत की। इस तरह से बिरला परिवार भारत का पहला इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली बना जिनके पास अपना खुद का जूट मिल था। हालांकि इस मिल की शुरुआत के साथ ही उनकी मुश्किलें भी बढ़ती चली गई, क्योंकि उस टाइम इंडिया की ज्यादातर इंडस्ट्रीज पर ब्रिटिश मर्चेंट्स का कब्जा था और ब्रिटिश सरकार की पॉलिसीज यूरोपियन मर्चेंट्स को ही ज्यादा बढ़ावा देती थी। इस वजह से जीडी बिरला को काफी सारे प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा। ब्रिटिश और स्कॉटिश मर्चेंट्स ने कई सारे अनएथिकल तरीकों से उनके बिजनेस को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन जेडी बिरला ने अपने हौसलों से इन सभी चुनौतियों को ही पार किया और फिर जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो उनके जूट बिजनेस को भी काफी प्रॉफिट हुआ, क्योंकि ब्रिटिश और अलाइड फोर्सेस लॉजिस्टिक्स के लिए झूट की बोरियों का इस्तेमाल करते थे, जिससे झूट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। 1924 में जीडी बिरला ने हिंदुस्तान टाइम्स अखबार की शुरुआत की ताकि इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम भारतीय लोगों की आवाज को मजबूती से उठाई जा सके। 1926 में जीडी बिरला ब्रिटिश इंडिया के केंद्रीय विधानसभा के सदस्य चुने गए, जहां उन्होंने भारतीयों के हितों को मजबूती से पेश किया। इसके अलावा 1932 में महात्मा गांधी के साथ मिलकर उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, जो कि उस टाइम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशल इनिशिएटिव था। इस संघ के फाउंडिंग प्रेसिडेंट के रूप में जीडी बिरला ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए काफी सारा काम किया। इसके बाद आया साल 1942 जब जेडी बिरला ने हिंदुस्तान मोटर्स की नींव रखी। जी हाँ, वही हिंदुस्तान मोटर्स जिसके एम्बेसडर कार ने कई डिकेड्स तक भारत के सड़कों पर राज किया। और दोस्तों, जेडी बिरला साहब यहीं पर नहीं रुके, बल्कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान उन्होंने महसूस किया कि भारत को एक ऐसे बैंकिंग सिस्टम की जरूरत है जो कि पूरी तरह से इंडियन कैपिटल और मैनेजमेंट के तहत काम करे, क्योंकि उस समय सभी बैंक्स ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे और भारतीयों की बैंकिंग नीड्स को लेकर उनकी पॉलिसीज भी अच्छी नहीं होती थी। और फिर इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स का ही सलूशन निकालने के लिए जीडी बिरला ने 1943 में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड यानी कि यूको बैंक की शुरुआत की, ताकि यह इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन और आम जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए काम करे। इसके बाद से आया 1947 जब अपने देश को इन अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई, और फिर इसके जस्ट बाद जीडी बिरला ने ग्रासिम इंडस्ट्रीज की शुरुआत की। अब क्योंकि उस समय देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कपास की कमी एक बड़ी समस्या बन गई थी, इसी चैलेंज को ही
काउंटर करने के लिए जीडी बिरला ने एक इनोवेटिव कदम उठाया और फिर मैन मेड फाइबर के प्रोडक्शन की शुरुआत की, जिससे कि कपास की डिपेंडेंसी काफी कम हो गई। ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने विस्कोस स्टेपल फाइबर के प्रोडक्शन पर ध्यान दिया, जिसे कि कपास का एक अच्छा सब्स्टिट्यूट माना जाता है। इसने न सिर्फ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक नया ऑप्शन दिया, बल्कि अफोर्डेबल होने के चलते इसने टेक्सटाइल सेक्टर को एक नई मजबूती दी। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, जेडी बिरला ने जूट और टेक्सटाइल्स के अलावा चाय के बागान, सीमेंट, केमिकल, स्टील, यूब, एल्यूमिनियम और इसी तरह के कई सारे कोर सेक्टर्स में अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया और फिर उनकी इन्हीं कोशिशों ने ही धीरे धीरे एक बड़े बिरला एम्पायर की नींव रखी। लेकिन उनका यह सफर सिर्फ नए नए वेंचर्स तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरे दिल से निभाया। उन्होंने कई इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश किया और कई सारे नए इनिशिएटिव स्टार्ट किए। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान में जीडी बिरला ने एक प्राइमरी स्कूल की शुरुआत की, जो कि आगे चलकर बिरला एजुकेशन ट्रस्ट का हिस्सा बना। इसके अलावा उन्होंने बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस की स्थापना की, तो वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू को फंडिंग भी दिया। यही नहीं, उन्होंने कई सारे टेम्पल्स, प्लेनेट्रिया और हॉस्पिटल्स की भी शुरुआत की थी। लेकिन 11 जून 1983 को जीडी बिरला का निधन हो गया, जिसके बाद बिजनेस की जिम्मेदारियां इनके बेटों पर आ गई। अब दोस्तों, जेडी बिरला ने 2 शादियां की थी और दोनों पत्नियों से उन्हें कुल 3 बेटे हुए, जिनके नाम और शायद फोटो भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन जेडी बिरला के इस विशाल एम्पायर को आगे बढ़ाने में सबसे नोटिसेबल पर्सन थे उनके पोते आदित्य विक्रम बिरला। सबसे पहले आदित्य ने अपने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई का इस्तेमाल करके ईस्टर्न स्प्रिंग मिल्स से कपड़े का व्यापार शुरू किया और अपने इस कदम से उन्होंने परिवार के डूबते हुए टेक्सटाइल बिजनेस में फिर से जान डाल दी। अब दोस्तों, जब ग्लोबलाइजेशन का सोच भारत में बिल्कुल नया था, उस समय इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में एंटर किया था और अपने इंडियन बिजनेस को ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाई। और दोस्तों, आदित्य विक्रम बिरला के लीडरशिप में बिरला ग्रुप ने सीमेंट, एल्यूमिनियम, टेक्सटाइल और टेलीकॉम जैसे कई सारे सेक्टर्स में रिमार्केटिंग है कि आदित्य विक्रम बिरला का नाम देश के सबसे बड़े इंडस्ट्री लिस्ट में लिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से 1995 में जब आदित्य विक्रम बिरला सिर्फ 52 साल के थे, तब कैंसर की वजह से उनका निधन हो गया, जिसके बाद सारे कारोबार की जिम्मेदारी उनके बेटे कुमार मंगलम बिरला के कंधों पर आ गई। कुमार मंगलम बिरला उस समय सिर्फ 28 साल के थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस विशाल बिजनेस एम्पायर को बहुत ही समझदारी से चलाया। कुमार मंगलम बिरला ने आदित्य बिरला ग्रुप के लिए 40 से भी ज्यादा सफल एक्विजिशंस किए हैं, जो कि किसी भी इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा किए गए एक्विजिशंस में सबसे ज्यादा है। आज आदित्य बिरला ग्रुप 36 देशों में कारोबार कर रहा है और इनके रेवेन्यू का 50% से भी ज्यादा ओवरसीज ऑपरेशन से आता है। इस ग्रुप ने अपनी प्रेजेंस को कई सारे सेक्टर्स में एस्टेब्लिश किया है, जैसे कि माइनिंग, टेक्सटाइल, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, एफएमसीजी, केमिकल्स, कार्बन ब्लैक, फार्मास्यूटिकल, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन। आदित्य बिरला फैशन एंड डिटेल के अंडर कई सारे पॉपुलर ब्रांड्स जैसे कि लुई फिलिपी, वेन ह्यूजन, एलन सोली, रिबॉक और पीटर इंग्लैंड आते हैं, जो कि इंडियन के साथ साथ इंटरनेशनल कंज्यूमर्स के बीच भी बेहद पसंद किए जाते हैं। कुमार मंगलम बिरला के 3 बच्चे हैं, अनन्या बिरला, आर्यमन बिरला और अध्वदेशा बिरला। उनकी एक बेटी अनन्या बिरला ने सिर्फ 17 साल की उम्र में स्वतंत्र माइक्रोफिल्म प्राइवेट लिमिटेड नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की थी, जो कि गांव देहातों में रहने वाली कामकाजी महिलाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पर छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड करता है और इस स्टार्टअप को कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। एंटरप्रेन्योर के अलावा अनन्या बिरला एक सिंगर और सॉन्ग राइटर भी हैं और इनके कई सारे सॉन्ग्स भी काफी पॉपुलर हैं। लेकिन चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं
कुमार मंगलम के बेटे आर्यमन बिरला की, जो कि बिजनेसमैन होने के साथ साथ इंडियन क्रिकेटर भी हैं। साल 2023 में आर्यमन को आदित्य बिरला फैशन एंड डिटेल का डायरेक्टर बनाया गया। इसके अलावा यह ग्रासिम इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला मैनेजमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और आदित्य बिरला ग्रुप में भी डायरेक्टर का पोजीशन होल्ड करते हैं। अब दोस्तों, यह तो बात हुई घनश्याम दास बिरला यानी कि जीडी बिरला के फैमिली ट्री की, लेकिन चलिए अब हम बात करते हैं बृजमोहन बिरला जी के वंश की, जो कि आज के टाइम पर सीके बिरला ग्रुप के नाम से बिजनेस करता है। बृजमोहन बिरला बेसिकली शुरू में अपने भाई जुगल किशोर के साथ मिलकर मिर्च मसाले, चीनी और इंश्योरेंस का बिजनेस करते थे, लेकिन जुगल किशोर का कोई बेटा नहीं था, इसीलिए कुछ साल काम करने के बाद उन्होंने अपना बिजनेस बृजमोहन को ही सौंप दिया। बृज मोहन अपने समय से काफी आगे की सोच रखने वाले इंसान थे। उनके लिए व्यापार का पर्पस सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि समाज को एम्पावर करना और नई पीढ़ी को एक बेहतर फ्यूचर देना था। इसी सोच के साथ ही उन्होंने एजुकेशन को अपनी लेगासी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बना लिया। उन्होंने अपने बेटे गंगा प्रसाद बिरला को बिजनेस में उतारने की बजाय उनकी पढ़ाई पर जोर देने का फैसला लिया, और यही वजह था कि गंगा प्रसाद बिरला परिवार के सबसे पहले ग्रेजुएट बने। अब दोस्तों, बृजमोहन चाहते थे कि शिक्षा सिर्फ कुछ गिने-चुने परिवार तक सीमित न रहकर समाज के हर तबके तक पहुंचे।